नहीं, सच्ची हमारे पास मतलब दो लंग्स हैं। इतनी नई बात कैसे बता दी इन लोगों ने। लंग्स हमारे घिसते जाते, हम बेड पे यूं ही क्यों नहीं सो जाते? तुम गद्दा बिठा बिछा के क्यों सोते हो बेड पे? मुझे एक बात बताओ। पिल्स पढ़ी है? नहीं, उसमें तो हमेशा ही डब्बा बोल रहता है हमारा। थोड़ी बात मैं पढ़ा देती हूँ, पढ़ लो जरा। ये डायफ्राम को तो मैंने ये बताया था। अब जरा रिब्स पे ध्यान दो, देखो पूरा थॉरेसिक चैम्बर हमारा कहाँ आ रहा है? ऊपर आ रहा है हमारा थॉरेसिक चैम्बर, राइट। पूरा एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप लोग करके दिखा रही हूँ मैं, ठीक है। ये दो चीज अगर भूले तो हेलो पिजन, स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरी एक नई वीडियो में। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो एक चैप्टर है क्लास 11th बायोलॉजी का। इसको पूरे वन शॉट में हम लोग कवर करने वाले हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन, कहने को ये वन शॉट है लेकिन मैं बढ़िया वाला एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को इसमें देने वाली हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में छप जाए। वैसे भी मैंने वीडियो जो है काफी मतलब लेंथी तो नहीं बोल सकते हो, चैप्टर तो मिडिल सा ही है, लेकिन आप लोगों को बोरिंग फील ना हो, वीडियो की जो लेंथ है वो ज्यादा लंबी ना हो और आप पहले ही देखकर भाग जाओ, उसके लिए मैंने इन वीडियो को, इस वन शॉट को मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 3 टॉपिक। कौन कौन से हैं वो बता देती हूँ मैं आप लोगों को। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये मेनली बेसिकली हम लोग एक ही टॉपिक में उसको लेते हैं। सेकंड हमारा टॉपिक होगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और थर्ड हमारा टॉपिक होगा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड देयर कैपेसिटीज। तो 3 टॉपिक्स हमारे यहाँ पर होने वाले हैं इस वीडियो में। पार्ट 2 में हम अपने बाकी के बचे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं और फटफट इस चैप्टर को रैप अप करते हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बढ़ने से पहले, जैसे एनसीईआरटी वालों ने दिया हुआ है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो किस तरह होता है और किस ऑर्गन्स की हेल्प से होता है, तो वो हम इसमें पहले कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा यही होने वाला है, रेस्पिरेशन ऑर्गन्स इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। देखो जरा, सबसे पहले बात करते हैं अपने लोअर इनवर्टिब्रेट्स के, बेचारे छोटे मोटे हैं ये, सबसे पहले इन्हीं से स्टार्टिंग होती है। तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स में, जैसे कि एग्जांपल मैं आप लोग बता दूं तो स्पॉन्जेस एंड फ्लैटवर्म्स, आप लोग एनिमल किंगडम में पढ़कर आ रहे होंगे, स्पॉन्जेस एंड फ्लैटवर्म्स एटसेट्रा, जो इस तरीके के लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन होता कैसे है? देखो, रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू द डिफ्यूजन ओवर देयर बॉडी सरफेस, यानी इनके जो मतलब ये जो ऑर्गेनिजम्स है इनकी बॉडी सरफेस पे डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। जैसे कि डिफ्यूजन, हमारा स्वेट निकलता है, एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ, हमारा स्वेट निकलता है, तो हमारी बॉडी से स्वेट यानी पसीना डिफ्यूजन प्रोसेस से निकलता है, आप लोग जानते हो। तो इन इन ऑर्गेनिजम्स में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो इनकी बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। किस प्रोसेस से होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अर्थवर्म में रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो होता है आपका मॉइस्ट क्यूटिकल की हेल्प से। तो ये चीज याद करके जाना कि अर्थवर्म में कैसे होता है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स में कैसे होता है, क्योंकि ये चीजें आती है नीट एग्जाम में, इसलिए बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई मैंने जो इनिशिएशन करा इस चैप्टर का वो इसी से करा, ठीक है। आगे हमारे आते हैं इंसेक्ट्स, जिसमें हमें देखने के लिए मिलते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स को यहाँ पर बोला गया है ट्रैकियल ट्यूब्स, जिसके थ्रू क्या होता है, इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट हमारे आते हैं एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्कस। एक्वाटिक यानी जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्कस, उनमें रेस्पिरेशन होता है गिल्स के थ्रू, आप लोग भी जानते हो उतना तो, ठीक है। और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो नॉर्मली हमारे फिश। टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स यानी जो जमीन पर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। और एक चीज जरूर से ध्यान रखना कि लंग्स को एनसीईआरटी वालों ने एक स्पेशल नाम दिया हुआ है, ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है। तो लंग्स का एक स्पेशल नाम क्या है? वस्कुलराइज्ड बैग्स, ठीक है, याद रखना इस चीज को। एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, बर्ड्स हो गया, मैमल्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गए, सारे कैसे हैं आपके? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। नेक्स्ट देखो जरा, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में कैसे होता है रेस्पिरेशन? मॉइस्ट स्किन से, यानी चिपचिपी मॉइस्ट स्किन से जो है वो रेस्पिरेशन होता है एम्फीबियंस में। और एग्जांपल आप लोग देख सकते हो यहाँ पर फॉग, फ्रॉग, आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो कि फ्रॉग में जो रेस्पिरेशन है वो थ्रू स्किन से होता है। समझ में आ रही है बात? तो ये थे आपके कुछ ऑर्गेनिजम्स, इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि किन किन ऑर्गेनिजम्स में किस तरीके का रेस्पिरेशन प्रोसेस पाया जाता है। अब फटाफट से मूव ऑन कर जाते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, यानी अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। देखो जरा, पहुंच चुके हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। मैं इसमें कोई भी थ्योरी नहीं लिखने वाली हूँ, क्योंकि थ्योरी आजकल सब लोग लिख रहे हैं, भर भर के आप लोगों को नोट्स बनवा देते हैं, थ्योरी बनवा देते हैं। हम लोग समझेंगे इस तरीके के चार्ट से, तो आप लोगों के दिमाग में चीजें बैठनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मैं ये चार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है और मैं भी अपने जो स्ट्रक्चर है वो आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट रहता है और कैसे कैसे हमारा जो रेस्पिरेशन है वो होता है, ठीक है। तो थ्योरी बहुत सारी जगह लिखवा देते हैं, भैया तुम जाओ
नोट्स लिखो, खूब भर भर के नोट्स लिखो, लेकिन समझ में जब आप लोग उसको पढ़ने बैठोगे ना, तब आप लोगों को ये फ्लो चार्ट्स ही समझ में आएंगे, क्योंकि ये इजी तरीके, ये मैं नहीं कह रही भाई, ये चीज डिक्लेयर्ड है कि फ्लो चार्ट से जो आप इजीली समझ सकते हो, वो आप भर भर के थ्योरी तो एनसीईआरटी भी लिख देती है, आप पढ़ के दिखा दो लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब आप इस तरीके से समझोगे और फिर एनसीईआरटी रीड करोगे तो आपके दिमाग में छपेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जरा। पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल से जो है मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन। O2 का अंदर आना, CO2 का बाहर जाना। अब जो O2 अंदर आ रही है वो किसके थ्रू आ रही है, एटमॉस्फेरिक एयर के थ्रू आ रही है, दैट्स इट। एटमॉस्फेरिक एयर सबसे पहले आपकी कहां एंटर कर रही है, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स में। ये पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स आपके अपर लिप के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, दिस इज योर अपर लिप एंड ये आपकी दो पेयर्स ऑफ नॉस्ट्रिल्स हैं। यहां से एटमॉस्फेरिक एयर एंटर करती है, जाती है नेसल चैम्बर में, नेसल चैम्बर से वो जाती है नेजोफेरिंग्स में। अब ये नेजोफेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर, यानी नेजोफेरिंग्स हमारी थायराइड में अभी प्रेजेंट रहती है, यानी गले में कहीं प्रेजेंट रहती है, जहां पर फूड का और एयर का एक वो कॉमन पैसेज को हम बोलते हैं फेरिंग्स। और जब उसमें एयर भी जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे, नेजोफेरिंग्स, क्योंकि नाक के थ्रू होते हुए कोई चीज जा रही है नोज के थ्रू होते। नेजोफेरिंग्स हम चले जाते हैं लैरिंग्स पर, या तो वो कर पागल है क्या। नेजोफेरिंग्स से होते हुए हम चले जाते हैं लेरिंग्स में। लेरिंग्स क्या होता है, आपका साउंड बॉक्स, यानी जहां से हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है वो होता है आपका लेरिंग्स। उसके बाद हम चले जाते हैं लेरिंग्स से कंटिन्यू करते हुए ट्रैकिया में। लेकिन एक चीज का आप लोगों को ध्यान कर रखना है कि जब हमारी एटमॉस्फेरिक एयर लेरिंग से ट्रैकिया को मूव कर रही होगी, बीच में एक एपिग्लॉटिस के रास्ते से भी हो जाएगी। क्या होता है, ये एक कार्टिलेजिनस फ्लिप होती है, कार्टिलेजिनस रिंग होती है, जो कि प्रिवेंट करती है एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स। क्योंकि फेरिंग्स तो चलो कॉमन पैसेज है अपना, उसमें फूड भी आ सकता है, एयर भी आ सकती है, लेकिन जो लैरिंग्स है वो आपका साउंड बॉक्स है, उसको फूड की क्या जरूरत। तो ये एपिग्लॉटिस जो है ये सेपरेट कर देती है कि फूड आ गया तुम इधर जाओ, और जो लैरिंग्स वाला बॉक्स है साउंड एयर उसमें चली जाती है, साउंड भी हमारी एयर की वजह से ही प्रोड्यूस हो पाती है। अब वैक्यूम में चले जाओ कि वैक्यूम में साउंड ट्रेवल कर पाती है, नहीं, उसे भी एयर की जरूरत है। तो लैरिंग्स में तो एयर ठीक है, बट लैरिंग्स में फूड कहीं ना चला जाए, उस चीज को कौन प्रिवेंट करता है, उस चीज को एपिग्लॉटिस प्रिवेंट करती है। तो लैरिंग से हमारी जाती है एटमॉस्फेरिक एयर ट्रैकिया में। अब ट्रैकिया से आगे देखो जरा कहां जाती है, मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो प्लीज इसको एक बड़ा सा रजिस्टर होगा आपका, उसमें शुरुआत से लेकर ही पूरे नीचे तक ये फ्लो चार्ट बनाना। मेरे इधर स्पेस नहीं है, दैट्स वाई मैं 2 स्लाइड्स में इसको कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा। लास्ट टाइम हम लोगों ने करा था ट्रैकिया तक, ट्रैकिया के बाद आ जाती है आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई में, प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई में, देन एंड अब द थिन ब्रोंक्यूल्स। अब जो ये ब्रोंकाई है ये भी एंड होती है किससे, थिन ब्रोंक्यूल से। वो ब्रोंक्यूल्स के बाद कहा जाती है, हमारी जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो चली जाती है वस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर में, और जिसको हमने नाम दिया है एल्वोलाई। ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एक बार फिर पढ़ लो कि एल्वोलाई क्या होता है, वेयर द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 एक्चुअली अकर्स, यानी CO2 और O2 की जो एक्सचेंज होता है वो हमारा लंग्स में प्रेजेंट एल्वोलाई में होता है। समझ में आ रही है, नहीं आ रही, डायग्राम से करके बताऊं तो मैं आपको लोग बताती हूँ। चलो देखो, सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको, ये ऐसा समथिंग कुछ होता है आपका एपिग्लॉटिस, ठीक है। देन यहां से आपकी हो जाता है कुछ, देखो रिंग्स प्रेजेंट होती है। सबसे पहले तो ये देखो कुछ कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है, चाहे वो फेरिंग्स हो, चाहे वो ट्रैकिया हो, चाहे वो लैरिंग्स हो, क्योंकि वो सब इस पाइप के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं। तो इसके ऊपर एक कार्टिलेजिनस रिंग्स भी प्रेजेंट रहती हैं, ये शायद मिलाकर लिखना भूल गई, तो अभी बता देती हूँ आप लोगों को, इस चीज को ध्यान रखना। और प्लीज मेरे इस लेक्चर के बाद एक बार एनसीईआरटी और पढ़ लेना, ताकि आप लोग PhD कर लो इस चैप्टर पे, ठीक है, समझो। उधर आपका समथिंग ऊपर यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर लैरिंग्स, दिस इज व्हाट एपिग्लॉटिस, बता देती हूं, नो टेंशन। लैरिंग्स, फेरिंग्स, ओ फेरिंग्स पहले आता है, बता नहीं रहे हो, ठीक है भाई। ये हो गया आपका फेरिंग्स। देन आपका आता है लेरिंग्स, साउंड बॉक्स मैंने जैसे आप लोग को बताया। नीचे आपका आएगा ट्रैकिया। अब जो ट्रैकिया है वो कहां जाकर खुल रहा है, प्राइमरी ब्रोंकाई में। तो कुछ यहां पर आपके लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मैंने जैसे ऐसी स्ट्रक्चर बनाया है, लंग्स है। अब ये जो है प्राइमरी ब्रोंकाई कुछ इस तरीके की होती है, देखो ये जो हो गई आपकी, ये हो गई आपके प्राइमरी ब्रोंकाई। या तो फ्लो चार्ट या फिर डायग्राम, मैंने कभी डेफिनेशन नहीं खेली है। डेफिनेशन खेलने के लिए
एनसीईआरटी बहुत है। देखो इधर प्राइमरी ब्रोंकाई, अब प्राइमरी ब्रोंकाई कुछ कन्वर्ट हो जाती है आपकी सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई में कुछ इस तरीके से। देखो 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 ना, देखो इस तरीके से कुछ अपना देखो। टर्शियरी ब्रोंकाई क्या है? सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी या फिर मैं ऐसे करके लिख देती हूं, क्या है आपकी सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई। समझ में आई बात? अब ये किस में जाकर कंटिन्यू हो रही है? एंड अब विद द थिन ब्रोंक्यूल्स। अब जो ये है ये बहुत थिन ब्रोंक्यूल्स में हो जाती है डिवाइड, ऐसे 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 बहुत थिन थिन ब्रोंक्यूल्स में। क्या है ये? ब्रोंक्यूल्स है। और एक बार एनसीईआरटी का डायग्राम भी देख लोगे, इसके साथ साथ भी एनसीईआरटी का डायग्राम देख लोगे तो आप लोगों को हो जाएगा। ठीक है, क्या है ये? थिन ब्रोंक्यूल्स है। अब थिन ब्रोंक्यूल्स जाके एंड होते हैं एक वस्कुलराइज्ड बैग से, इस तरीके से। मान लो ब्रोंक्यूल्स ऐसे निकली और ये एंड होते हैं वस्कुलराइज्ड बैग से, जिसको हमने क्या नाम दिया है? एल्वियोलाई। समझ में आ रही है? जहां पर CO2 और O2 का एक्सचेंज एक्चुअल में आकर होता है। बात समझ में आई है नहीं है? ये आपका एपिग्लॉटिस है। ये देखो पूरा स्ट्रक्चर आपका इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। देखो भाई, ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में खोल के देखो और फिर इसे देखो। ये आपका एपिग्लॉटिस होता है, फिर यहाँ से फेरिंग्स आया, लेरिंग्स आया, ट्रेकियाई। ट्रेकियाई किसमें कन्वर्ट हो रहा है? प्राइमरी ब्रोंकाई में। कुछ इस तरीके से इधर चला गया, इधर चला गया। सेम ये चीजें इस लंग में भी होंगी, सेम ये चीजें इस लंग में भी होंगी। मैंने जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को एक साइड बना के दिखाया है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी और थर्ड टर्शियरी ब्रोंकाई में जाके प्राइमरी ब्रोंकाई जाके खुल जाएंगी। टर्शियरी एंड प्राइमरी ब्रोंकाई आपके एंड होंगे थिन ब्रोंक्यूल से, और वो ब्रोंक्यूल्स आपके एंड हो जाएंगी एल्वोलाई से। समझ में आ रही बात? तो ये तो था आपका पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैंने आप लोगों को यूं ही बता दिया फ्लो चार्ट में। अब जरा लंग्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेते हैं। अब पढ़ेंगे थोड़ा लंग्स के बारे में। देखो जरा, वी हैव 2 लंग्स। नहीं सच्ची, हमारे पास मतलब 2 लंग्स हैं। इतनी नई बात कैसे बता दी इन लोगों ने? वी हैव 2 लंग्स, हमारे पास 2 लंग्स होते हैं। ठीक है, सिचुएटेड इन थोरासिक चैम्बर। सबसे बड़ी बात कि ये कहाँ सिचुएटेड होते हैं? आप लोग बोलोगे मेरे सीने में, तो सीने में नहीं बोलना, ठीक है, साइंस के स्टूडेंट हो। कहाँ सिचुएटेड होते हैं? थोरासिक चैम्बर में। कवर्ड बाय द डबल लेयर्ड प्लूरा। जो हमारे लंग्स हैं वो कवर होते हैं एक डबल लेयर मेम्ब्रेन से, जिसे हमने नाम दिया है यहाँ पर क्या? प्लूरा। विद प्लूलर फ्लूइड बिटवीन देम, जिसके अंदर प्लूलर फ्लूइड भरा हुआ होता है। कैसे कैसे कैसे? देखो जरा, मान लो ये लंग्स आपके, ठीक है, इतने गंदे लंग्स, क्या यार, सारा मूड ही खराब कर दिया। कोई बात नहीं, देखो जरा, ये मान लो आपके लंग्स हैं जिनके अराउंड इस तरीके से कुछ डबल लेयर्ड प्लूलर मेम्ब्रेन बोल सकते हो आप, प्लूलर क्या बोलते हैं इसको? प्लूरा। प्लूरा एक्चुअली मेम्ब्रेन है लंग्स की, जिसे हमने नाम दिया है प्लूरा। एंड इसके अंदर आपका फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसे हम बोलते हैं, मार्कर ही नहीं चल रहा, जिसे हम बोलते हैं प्लूलर फ्लूइड। इस तरीके से कुछ फ्लूइड भरा होता है इस मेम्ब्रेन के अंदर, जो कि लंग्स के अराउंड होती है। ठीक है, अच्छा, अब इनका काम क्या होता है जरा ये देख लो। विच रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस। मुझे जरा एक बात बताओ, आपका लंग्स है, ठीक है, लंग्स का ये पूरा आउटर एरिया है। अगर इसमें ये फ्लूइड नहीं होता तो ये लंग्स क्या करते हैं? जैसे जैसे हम लोग मतलब ब्रीथिंग करते हैं और हमारी बॉडी में काफी सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसकी वजह से लंग के सरफेस क्या है, आपस में घिसते, और मतलब फ्रिक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती भाई इसमें। ठीक है, ये क्या होता है? घिसते रहते अपने आप में। तो इस फ्रिक्शन को मेंटेन करने के लिए, इस लंग्स के सरफेस को बचाने के लिए जो है, लंग्स के आउटर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है? प्लूलर फ्लूइड होता है। समझ में आ रही है बात? इतना समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताओ भाई, क्या था इसमें? लंग्स होते हैं हमारे 2, थोरासिक चैम्बर में होते हैं हमारे आपके प्रेजेंट, और कवर्ड बाय द डबल लेयर, जिसको हमने बोला है प्लूरा, जिसके अंदर क्या होता है? प्लूलर फ्लूइड होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो रिड्यूस कर देता है फ्रिक्शन को। इतना तो आसान है। लंग्स हमारे घिसते जाते, हम बेड पे यूं ही क्यों नहीं सो जाते? तुम गद्दा बिछा के क्यों सोते हो बेड पे? मुझे एक बात बताओ, तुम गद्दा बिछा के क्यों सो रहे हो बेड पे? जब, अरे भाई, गद्दा नहीं होगा तो तुम्हारे जो बॉडी पार्ट्स है, तुम्हारी जो हड्डियां हैं, वो चुभेंगी नहीं बेड पर, जिसकी वजह से तुम एक गद्दा यानी सॉफ्ट सरफेस लेकर करते हो। तो वही चीज है, लंग्स में भी एक सॉफ्ट सरफेस ऐसा प्रोवाइड किया गया जिससे कि फ्रिक्शन क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए, जो लंग सरफेस है वो आपस में ऐसे घिसे ना। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट देखो जरा,
inner pleural membrane is in contact with the lung surface and the outer pleural membrane is in contact with the thoracic cavity। इसमें कुछ इतना बड़ा पॉइंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर है, ध्यान से सुनो। जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि डबल वॉल्ड लेयर जो है प्लूरल की मेम्ब्रेन होती है लंग्स के अराउंड। तो जो इनर वाली है, जैसे मान लो ये तो आपके लंग्स हो गए, ये आपका प्लूरल फ्लूइड हो गया, और उसके बाद जो इनर वाली है वो लंग्स के सरफेस से कांटेक्ट होती है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो। और जो ये आउटर वाली लेयर है ये क्या हो रही है, जितनी भी बाहर इसके आउटर क्या होगा, सब थोरेसिक कैविटी, क्योंकि प्रेजेंट कहाँ है, थोरेसिक चैम्बर में प्रेजेंट है हमारा लंग्स, तो थोरेसिक कैविटी होगी, जाहिर सी बात है। तो जो आउटर लेयर है वो किसके कांटेक्ट में रहती है, थोरेसिक कैविटी के, और जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो किसके कांटेक्ट में रहती है, आपके इनर मतलब लंग्स के सरफेस के। समझ में आ रही है इतनी बात। नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, अब जरा बात कर लेते हैं थोरेसिक चैम्बर के बारे में। क्या कहता है देखो, thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, laterally by the ribs and the lower side by the dome shaped diagram। अब जो आपका थोरेसिक चैम्बर है वो बता रहा है कि थोरेसिक चैम्बर में किस तरीके की अरेंजमेंट्स हमें देखने के लिए मिलती है और वो किस किस से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, देखो जरा थोरेसिक चैम्बर में क्या क्या होता है कि डॉर्सली बाय द, जो आपका ये आपका पूरा थोरेसिक चैम्बर होता है ना, आप लोगों को पता है ये आपकी नीचे की एब्डोमिनल कैविटी होती है, ये आपकी थोरेसिक कैविटी होती है, विच इज थोरेसिक चैम्बर। तो इस थोरेसिक चैम्बर में क्या क्या प्रेजेंट होता है कि डॉर्सली, जरा एक चीज को ध्यान रखो, डॉर्सली मतलब पीछे चले जाना, एकदम पीछे डॉर्सली, और वेंट्रली मतलब आगे का, पीछे मतलब डॉर्सली और वेंट्रली मतलब आगे का जितना हिस्सा है वो वेंट्रली, और जो पीछे का होता है ये चीज होती है आपके डॉर्सली। तो डॉर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, यानी थोरेसिक चैम्बर में डॉर्सल वाली जगह पर क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, वेंट्रल वाली जगह पर क्या होता है, स्टर्नम होता है, एंड क्या बोल रहा है, लेटरली बाय द रिब्स। अभी लेटरली का क्या मतलब है, मतलब साइड से किससे कवर होता है आपका थोरेसिक चैम्बर, रिब्स से। ये चीज पूरी किससे, आप लोगों ने रिब्स देखी है नहीं देखी भाई, तो रिब्स से ये जो होता है लेटरली आपका रिब्स से, लेटरली आपका ये रिब्स से कनेक्ट होता है या फिर इसमें रिब्स प्रेजेंट होती है। लोअर साइड बाय द डोम शेप्ड डायफ्राम, लोअर यानी नीचे क्या होता है आपका, डोम शेप्ड डायफ्राम होता है। सुना है जरा, कहीं तो सुना होगा दुनिया जहान में कि डायफ्राम क्या होता है, एक डोम शेप्ड, इस तरह से, इस तरह से एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे होता है ना डायफ्राम, एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। कहाँ होता है, आपके लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है, देखो यहाँ होता है लंग्स के नीचे, इस तरीके से प्रेजेंट होता है एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर जिसे हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम। और कहाँ होता है वो, थोरेसिक चैम्बर के लोअर साइड पे। समझ में आ रही है। तो क्या है थोरेसिक चैम्बर, डॉर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय स्टर्नम, लेटरली बाय रिब्स एंड नीचे लोअर साइड बाय द डोम शेप्ड डायफ्राम। नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सच अरेंजमेंट्स इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग एंड आल्सो हेल्प इन पल्मो मेंटेन, आल्सो हेल्प इन मेंटेन आएगा यहाँ पर आएगा मेंटेन। देखो जरा, इस तरीके के अरेंजमेंट जो मैंने आप लोगों को बताया कि थोरेसिक चैम्बर में होते हैं, वो थोरेसिक चैम्बर में जितने भी अरेंजमेंट्स होते हैं वो एसेंशियल होते हैं किसके लिए, हमारी ब्रीदिंग के लिए। ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेन लंग्स वॉल्यूम, यानी एक्चुअली पल्मोनरी वॉल्यूम। भाई मतलब मत समझो, पहले वर्ड देखो कि पल्मोनरी वॉल्यूम, जिसको पल्मोनरी वॉल्यूम किसको बोला जाता है, लंग्स वॉल्यूम को। यानी इस तरीके के थोरेसिक चैम्बर का जो अरेंजमेंट है वो हेल्प करता है हमें ब्रीदिंग में। ऑल्सो जो इस तरीका का अरेंजमेंट है वो मेंटेन करता है क्या, पल्मोनरी वॉल्यूम। और पल्मोनरी यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, लंग्स के वॉल्यूम को यहाँ पर पल्मोनरी वॉल्यूम डिफाइन किया गया है। इस चीज को दिमाग में रखो कि अभी जब हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ेंगे तो वहां में पल्मोनरी वॉल्यूम का ही यूज करूंगी, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, लंग्स के अंदर का जो भी वॉल्यूम होता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट चलो जरा, तो बड़ी ही जल्दी पहुंच चुके हैं अपने सेकंड टॉपिक पर, विच इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं जरा। देखो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग आप लोगों को बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पता होगा ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक एयर अंदर जाना, यानी O2 का अंदर जाना और CO2 का बाहर आना, दैट इज व्हाट ब्रीदिंग और एस्पायरेशन, राइट। तो हम लोग इसमें ब्रीदिंग में हमारी दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, विच इज इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। क्या होता है ये देखो, इंस्पायरेशन क्या होता है आपका, एटमॉस्फेरिक एयर ड्रोन इन, यानी एटमॉस्फेरिक एयर ड्रोन इन, यानी एटमॉस्फेरिक एयर बॉडी के अंदर जा रही है तो वो क्या होगा, इंस्पायरेशन। और एल्व्यूलर एयर ड्रोन आउट, जब हमारी एल्व्यूल, मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि लंग्स में आखिर में जाके हमारा एल्वुलाई होता है, एल्वुलाई सेक, जहां पर O2 और CO2 का एक्चुअल में एक्सचेंज होता है। तो जो एल्वुलाई से जो एयर बाहर आई है, यानी जो CO2 आई है, वो CO2 ड्रोन आउट, यानी बॉडी से बाहर जाना। सिंपली ये होते हैं आपके इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन।
एक्सपायरेशन। एक पॉइंट है, जरा देखो, मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। ये जो मूवमेंट होती है एयर की, कि अंदर जा रही है बाहर आ रही है, कि ऐसी हो जाती है, कोई डिफ्यूजन प्रोसेस थोड़ी चल रहा है भाई यहाँ पे तो हमारा ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो ये कैसे होता है, प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करा जाता है कहाँ पे, लंग्स और एटमॉस्फेयर के बिटवीन में। अभी समझ में नहीं आ रहा, आपको बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ, जरा ध्यान से देखो, क्योंकि अभी मैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन पढ़ाऊंगी। अगर आपने वो नहीं समझी तो आपने कुछ नहीं समझा। तो मैं अभी बताने जा रही हूँ, पहले वो समझो, देन मूव करेंगे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन पे। अब देखो जरा ध्यान से समझना, फिजिक्स पढ़ी है? नहीं, उसमें तो हमेशा ही डब्बा गुल रहता है हमारा। थोड़ी बात मैं पढ़ा देती हूँ, पढ़ लो जरा। फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी ये चीज बताई जाती है क्या, कि जो हमारा प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। प्रेशर क्या होता है, पी क्या है यहाँ पर, प्रेशर, और वी क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम। तो प्रेशर हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। क्या मतलब है इसका, कि जब जब प्रेशर बढ़ेगा तब तब वॉल्यूम घटेगा। समझ में आ रही है? प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, डायरेक्टली होता तो प्रेशर भी बढ़ता और वॉल्यूम भी बढ़ता, लेकिन इनवर्सली है, दैट्स मीन प्रेशर जब जब बढ़ेगा वॉल्यूम तब तब घटेगा। समझ में आ रही है? ये तो थी आपकी पहली चीज। अब जरा दूसरी चीज देखो, कि हमेशा जो हमारी एयर है, चाहे वो एटमॉस्फेरिक एयर हो, चाहे वो हमारी अंदर की एल्वेलर एयर हो, कोई सी भी एयर हो, वो हमेशा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में, नहीं भी पढ़ा तो मैं बता तो रही हूं, वो हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर पर मूव करती है, हमारी जो एयर होती है। समझ में आया? यानी हाई पार्शियल प्रेशर, यानी जहां प्रेशर ज्यादा होगा और जहां प्रेशर कम होगा, तो वो हमेशा ज्यादा से कम में मूव करेगी, कम से ज्यादा प्रेशर में कभी भी एयर मूव नहीं करती है। इस बात को आप लोग पढ़ते आ रहे हो, और फिर से मैंने बता दिया है कि हमारी जो एयर है वो हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर मूव करती है। तो अगर आप ये दो चीजें दिमाग में बिठा लेते हो, दैट्स मीन आपका जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है वो ये हो गया। यूं समझ में आ जाएगा, इतना कुछ बड़ा चिट्ठा भी नहीं है उसमें, बहुत शॉर्ट नोट्स में मैंने आप लोगों को इसमें बता रखा है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ये दो चीज अगर भूले, अब बात कर लेते हैं इंस्पायरेशन की। देखो जरा, occur when intrapulmonary pressure within the lungs is low and the atmospheric pressure is high। पहली बात तो इंस्पायरेशन क्या होता है, मेरी बात सुनो। इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, समझ में आ गया? सांस लेना इज इंस्पायरेशन, छोड़ना इज एक्सपायरेशन। ये तो थी आपकी बेसिक डेफिनेशन। नेक्स्ट देखो जरा, अकर कब होता है, जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या होता है आपका, हाई लो होता है, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है आपका, हाई होता है। कैसे? अभी आप लोगों को मैंने क्या बताया था, कि हमारी जो एयर है वो कहां मूव करती है, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। तो जब हम इंस्पायरेशन कर रहे हैं, यानी एयर अंदर जा रही है, एटमॉस्फेरिक एयर अंदर जा रही है, तो वो हमेशा हाई टू लो मूव करती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और हमारे अंदर का यानी जो पल्मोनरी प्रेशर है, यार अभी बताया था ना, लंग्स के अंदर क्या होता है, लंग्स के अंदर पल्मोनरी प्रेशर होता है, तो वो कैसा होना चाहिए, हमारा लो होना चाहिए। तभी तो एयर हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर मूव कर पाएगी। सांस ली, एयर अंदर जा रही है, यानी एयर को हाई से लो मूव करना है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और पल्मोनरी प्रेशर कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। समझ में आया? स्ट्राइक करा दिमाग पर, यही होना चाहिए। नेक्स्ट देखो जरा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ thoracic चैम्बर इन इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। अब मैंने आप लोगों को दूसरी चीज क्या बताई थी, प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम होगा। यानी यहां पर क्या हो रहा है, जरा बताओ, अंदर थोरासिक चैम्बर में बताओ क्या हो रहा है, आपने बताओ, खुद देखकर बताओ। थोरासिक चैम्बर में जो प्रेशर का है वो क्या हो रहा है, लो हो रहा है, लो हो रहा है अंदर पल्मोनरी प्रेशर जो है आपका, तो वहां पर वॉल्यूम क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। अब जब डायफ्राम का कॉन्ट्रेक्शन होता है तो वो क्या बना देता है, थोरासिक चैम्बर में वॉल्यूम को बढ़ा देता है। अब ये डायफ्राम का कॉन्ट्रेक्शन क्या है, हमारे डायफ्राम की जो नॉर्मल शेप होती है वो कैसी होती है, ये होती है डोम शेप। अब जैसे जैसे हम सांस ले रहे हैं, ये ऐसे हो जाता है डायफ्राम, देन दोबारा ऐसे हो जाता है। इंस्पायरेशन किया तो ऐसे हो जाता है, एक्सपायरेशन किया तो वापस अपनी डोम शेप में आ जाता है, क्योंकि इसकी शेप ही यही है,
कॉन्ट्रेक्शन से यहाँ पर मतलब है जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो हमारा डायफ्राम जो है वो यूं हो जाता है, इस चीज को ध्यान में रखो, अलाइन हो जाता है, दैट्स मीन। और एक्सपायरेशन में कैसा हो जाता है, अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। इसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायफ्राम। तो जब हम इंस्पायरेशन करते हैं, इंस्पायर करते हैं एयर को, तो डायफ्राम की जो शेप है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी शेप कैसी हो जाती है, ये हमने इंस्पायर करा, दिस इज डायफ्राम। समझ में आ रही है? इसी को बोलते हैं हम कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायफ्राम। जब कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायफ्राम होता है तो क्या होता है, वॉल्यूम थोरैसिक चैम्बर में बढ़ जाता है। ये तो तुम खुद ही पता कर सकते हो कि जब इंस्पायरेशन के दौरान पल्मोनरी प्रेशर जो है आपका लो हो जा रहा है, जब प्रेशर लो हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। दैट्स इट। बोला तो 2 पॉइंट दिमाग में रखना, रखे दिमाग में, वेरी गुड। नेक्स्ट चलो जरा इंस्पायरेशन के नेक्स्ट पॉइंट पे चलो। लास्ट पॉइंट क्या है इंस्पायरेशन का, देखो जरा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट्स अप द रिब एंड स्टर्नम कॉजिंग, पहले सुनो सुनो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल, यानी जो हमारी इंटरकोस्टल मसल्स हैं, जब उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि इंस्पायरेशन हो रहा है, डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इंटरकोस्टल मसल्स भी क्या हो जाएंगे, आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जब वो इंटरकोस्टल मसल्स जो है आपकी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है, तब क्या होता है, जो हमारे वो क्या कर देती है, रिब्स को लिफ्ट अप कर देती है। सांस लो जरा, अरे वो तो तुम ले ही रहे हो, आई नो, बट फोर्सेबल इंस्पायरेशन लो जरा। ये रिब्स जो होती है, रिब्स हमारी लंग्स के, मैंने अभी क्या बताया था, लेटरल साइड पे क्या होती है, रिब्स होती है, यानी वो लंग्स को कवर कर रही होती है। तो देखो हमारी जो रिब्स है वो ऊपर आ रही है, डायफ्राम हमारा नीचे जा रहा है। देखो ये डायफ्राम को तो मैंने ये बताया था। अगर रिब्स पे ध्यान दो, देखो पूरा थोरैसिक चैम्बर हमारा कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है हमारा थोरैसिक चैम्बर, राइट। थोरैसिक चैम्बर लिफ्ट अप हो रहा है, दैट्स मीन देखो जरा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल क्या कर देती है, रिब्स को लिफ्ट अप कर देती है। देखो ऊपर जा रहा है एक्सपायरेशन के थ्रू, नीचे जाता है। नेक्स्ट देखो, स्टर्नम कॉजिंग इंक्रीज द वॉल्यूम इन थोरैसिक चैम्बर। अब जो स्टर्नम है वो क्या कर देगा, थोरैसिक चैम्बर में वॉल्यूम को बढ़ा देगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, डायफ्राम भी ये काम करता है और स्टर्नम भी ये काम करेगा कि वो वॉल्यूम को बढ़ा देगा थोरैसिक चैम्बर में। क्यों? क्योंकि अंदर का प्रेशर क्या हो रहा है, हाई हो रहा है, दैट्स ऑल। लीड्स टू द लो इंटरपल्मोनरी, लो हो रहा है, लीड्स टू द लो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, दैट इज इंस्पायरेशन। यार फिर से वही चीज आ गई, स्टर्नम थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम जो है उसको बढ़ा देगा, दैट्स मीन क्यों, क्योंकि वहां का प्रेशर क्या हो रहा है, लो हो रहा है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर समझ में आ रही है, लंग्स के अंदर का जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं इंट्रापल्मोनरी प्रेशर या पल्मोनरी प्रेशर। एंड दैट्स ऑल। प्रेशर क्योंकि लो हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज कर जाएगा। एंड दैट इज ऑल व्हाट, इंस्पायरेशन। समझ में आया? नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं एक्सपायरेशन पे, फटाफट से बात करते हैं एक्सपायरेशन की। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सपायरेशन यानी सांस छोड़ रहे हैं, तो क्या होगा उसमें, अकर व्हेन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर विद इन द लंग्स इज हाई एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, दैट्स ऑल क्लियर। क्या बताया था मैंने, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर पर मूव करती है हमारी एयर। अब हमें एक्सपायरेशन करना है, यानी अपनी जो हमारी लंग्स की जो एयर है, यानी जो CO2 है, उसको हमें बाहर निकालना है एटमॉस्फेयर पे। तो हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर मूव करेगी, दैट्स मीन हमारे जो अब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है लंग्स का, वो एक्सपायरेशन की ड्यूरिंग क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, लो होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है भाई, हाई टू लो मूव कर रही है एक्सपायरेशन, यानी हम एलुलर एयर को बाहर निकाल रहे हैं एटमॉस्फेयर पे, तो अंदर से बाहर कर रहे हैं, दैट्स मीन हाई टू लो। तो जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो कैसा होगा, हमारा हाई होगा। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कहां गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कैसा होगा, हमारा लो होगा, हाई टू लो, हाई टू लो। दैट्स मीन इंस्पायरेशन हाई टू लो, हाई टू लो, और एक्सपायरेशन में हाई टू लो। अब यहाँ का प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पढ़ेंगे आगे, देखो जरा। अच्छा, ये क्या कॉज कर देगा फिर, कॉजिंग एक्सपेल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। जब अंदर का प्रेशर हाई हो जाएगा, प्रेशर बढ़ रहा है, निकालो उसको कहीं से तो निकालो भाई, अंदर प्रेशर बढ़ रहा है थोरैसिक चैम्बर में, जबकि इंटरपल्मोनरी प्रेशर है वो इंक्रीज कर रहा है, तो वो क्या कर देगा, एयर का एक्सपल्जन कर देगा, रिलीज करो, और फिर से हमारी जो सब चीजें हैं वो कैसे हो जाएंगी, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगी। कौन सी चीजें अभी बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, इतना समझ में आया कि नहीं आया, इंटरपल्मोनरी प्रेशर हाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम डिक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था इंस्पायरेशन में कि कॉन्ट्रिक्शन ऑफ डायफ्राम क्या कर दे रहा था, वॉल्यूम को इंक्रीज कर दे रहा था। अब रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम क्या कर देगा, वॉल्यूम को
डिक्रीज कर देगा ऑल्सो, क्योंकि अंदर यानी इंटरपल्मोनरी प्रेशर कैसा हो रहा है हमारा, हाई हो रहा है, तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये कौन करवाता है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, वो होता है हमारा डायफ्राम। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम इज increases the volume and relaxation of diaphragm is decreases the volume। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट देखो, sternum, ribs and diaphragm returns to their original position। अब जो यहाँ पर ribs है, sternum है और आपके diaphragm है, ये आपकी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। sternum आ जाएगा, ribs देखो ओरिजिनल पोजीशन में आ गई, अपना नीचे हो गया। डायफ्राम भी आपका कैसा था, कॉन्ट्रैक्ट था, अब कैसा हो गया, रिलैक्स हो गया। ठीक है, तो स्टर्नम, रिब्स और डायफ्राम जो है हम अपने ओरिजिनल पोजीशन में रिटर्न कर जाते हैं। ये था आपका इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। समझ में आया। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जो दे रखे हैं लास्ट में एनसीईआरटी में, इग्नोर एक भी पॉइंट को नहीं करना है, फटाफट से उन पॉइंट्स को लेकर आप बात कर लेते हैं। देखो जरा क्या है वो पॉइंट्स। हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, यानी कि हेल्दी ह्यूमन 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, यानी एक मिनट के अंदर 12 to 16 टाइम क्या कर सकता है, वो ब्रीथ कर सकता है, यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। विद द हेल्प ऑफ, ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है, ये आपका सेकंड पॉइंट है। विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर वॉल्यूम कैन बी मेजर ड्यूरिंग ब्रीदिंग मूवमेंट्स, यानी जब हम ब्रीदिंग मूवमेंट्स यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन टेक प्लेस कर रहे होते हैं, उस टाइम हम वॉल्यूम को मेजर भी कर सकते हैं। किसके थ्रू, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वो, स्पायरोमीटर के थ्रू। तो इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहुंच चुके हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, विच इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड देयर कैपेसिटीज। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग टाइडल वॉल्यूम की। देखो जरा फटाफट से, टाइडल वॉल्यूम जिसे हम टीवी भी बोलते हैं, क्या होता है इसमें, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड एंड इंस्पायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, यानी वॉल्यूम एक ऐसा वॉल्यूम जो हम नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन के ड्यूरिंग लेते हैं, किसका, एयर का, वो वॉल्यूम जो हम नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन के ड्यूरिंग लेते हैं, वही हमारा क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम। कितना होता है वो, अप्रोक्सीमेटली 500 ml, यानी अप्रोक्स 500 ml, वो भी केवल एक टाइम पे, जैसे 500 ml, समझ में आ रही है बात। लेकिन पर मिनट की अगर हम लोग बात करें तो 6000 से 8000 ml पर मिनट, याद रखो कि ये ml में काउंट होता है, ठीक है, तो ml पर मिनट होता है हमारा, यानी एक मिनट में 6000 से 8000 जो हमारे टाइडल वॉल्यूम की कैपेसिटी होती है। समझ में आ रही है बात। होता यही है कि नॉर्मल इंस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इंस्पायरेटरी रिजल्ट वॉल्यूम जिसे हम IRV भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पायरेशन, यानी एक फोर्सिबल इंस्पायरेशन में पर्सन कितना वॉल्यूम इंस्पायर कर सकता है अपने अंदर, वो होता है आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये आपको कैपेसिटीज जो है आपको ये याद करनी पड़ेगी, प्लीज याद कर लेना, ठीक है। बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक पे, तो मतलब नीट एनटीए वाले 3-4 क्वेश्चन डाल देते, बताओ उस टॉपिक पे, सब खुद ही सोच लो, ठीक है। एग्जाम्पल आप दे सकते हो, एग्जाम्पल क्या, इसकी कैपेसिटी देखो जरा, 250 से 3000 ml पर मिनट। कितना होता है IRV की कैपेसिटी, 2500 to 3000 ml पर मिनट। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट है आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये भी IRV की तरह है, लेकिन इसमें क्या होगा कि अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल एक्सपायरेशन, यानी एक उसमें क्या हो रहा था, फोर्सिबल इंस्पायरेशन में वो कितना वॉल्यूम टेकअप कर सकता है, इसमें क्या रहा, फोर्सिबल एक्सपायरेशन के ड्यूरिंग, एक होता है नॉर्मल एक्सपायरेशन, एक होता है पूरा एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप लोगों करके दिखा रही हूँ मैं, ठीक है। तो फोर्सिबल एक्सपायरेशन के ड्यूरिंग वो कितना वॉल्यूम निकाल सकता है, वो होता है आपका क्या, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी कैपेसिटी आप लोग देख सकते हो 1000 to 1100 ml पर मिनट। उसकी कितनी थी, 2500 to 3000, किसकी, IRV की। इसकी कितनी है, 1000 to 1100 ml पर मिनट। प्लीज प्लीज इनकी कैपेसिटीज लर्न कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रेसिडुअल वॉल्यूम RV, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अब मेरी बात सुनो, एक फोर्सिबल एक्सपायरेशन करा, यानी हमने एक्सपायरेटरी जो है वो अपना मतलब जो आपका ERV है ये हमने परफॉर्म कर लिया, ठीक है। अब फोर्सिबल एक्सपायरेशन कर दिया, अब फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद हमारे लंग्स में अभी भी कितना वॉल्यूम बचा है एयर का, वो होता है आपका रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कि हमेशा हमारे लंग्स में रहता ही रहता है। इस बात को समझो, जो कि हमारे लंग्स में हमेशा रहता है, चाहे हम कितना ही फोर्सिबल एक्सपायरेशन क्यों ना कर ले, इस रेसिडुअल वॉल्यूम को हम नहीं निकाल सकते कभी भी लंग्स में से। समझ में आ रही है। तो इस चीज को ध्यान में रखो, और इस रेसिडुअल वॉल्यूम को लेके बहुत सारे हमारी बीमारियों के डायग्नोसिस भी किए जाते हैं, ठीक है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन,
कैपेसिटी देखो इसकी क्या होती है 1100 to 1200 ml। तो नीट वाले क्वेश्चन ये भी दे सकते हैं कि हमारे लंग्स में हम इंस्पायर भी नहीं कर रहे हैं, हम फोर्सिबल एक्सपायरेशन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे लंग्स में जो हमेशा का वॉल्यूम जो हमेशा ही रहता है हमारे लंग्स में वो क्या वॉल्यूम है, तो वो वॉल्यूम है आपका 1100। वो नीट वाले आपको एनटीए वाले आप लोग ये रेसिडुअल वॉल्यूम नाम नहीं देंगे, वो बस इतना बोलेंगे कि हमारे लंग्स में हमेशा कितना वॉल्यूम स्टोर रहता है एयर का, तो कितना है वो 1100 to 1200 की हमेशा रहता है, कितना ही फोर्सिबल एक्सपायरेशन कर लो ये नहीं निकलता। समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे ईसी और आईसी। क्या होता है आईसी, क्या होता है यहाँ पर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या होता है देखो जरा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी हो गया एक्सपायरेशन हो गया नॉर्मल, अब वो कितना इंस्पायर कर सकता है एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, वो होता है हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जो कि दो चीजों को इंक्लूड करके बनाया जाता है, टीवी यानी टाइडल वॉल्यूम को और आईआरवी यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को। तो आईसी और ईसी में क्या होगा कि टीवी तो रहेंगे ही रहेंगे, बस आईआरवी और ईआरवी भी इसमें आकर ऐड हो जाएंगे। समझ में आ रही है? एक्सपायरेटरी क्या होता है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन, यानी नॉर्मल इंस्पायरेशन ले ली, अब वो कितना एक्सपायर कर सकता है वो होती है हमारी क्या एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जिसको हम ईसी भी बोलते हैं। इंक्लूड क्या करता है वही टाइडल वॉल्यूम तो रहेगा ही रहेगा, बट इसमें क्या हो जाएगा ईआरवी हो जाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? तो ये थे आपके आईसी और ईसी। नेक्स्ट चलते हैं जरा, नेक्स्ट है आपका फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। क्या होता है ये? A volume of air that will remain in lungs after normal expiration, ये होता है आपका फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, यानी एक वॉल्यूम, एयर का वॉल्यूम जो कि लंग्स में रह जाता है एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो रेसिडुअल वॉल्यूम की तरह है, नहीं, वहां पर फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद कितना रह जाता है, और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में क्या हो रहा है कि आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितना रह जा रहा है वॉल्यूम में लंग्स में, उसको बोलते हैं हम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। समझ में आ रही है? क्या क्या इन्वॉल्व होता है इसमें? देखो रेसिडुअल वॉल्यूम तो इन्वॉल्व हो ही रहा है, ऑल्सो ईआरवी भी इसमें इन्वॉल्व होता है। देखो भाई प्लीज तुम्हें याद कर लेना प्लीज। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन एंड ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स्ड इंस्पायरेशन, यानी मैक्सिमम एयर जो कि पर्सन एक फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद इन ले सकता है, यानी फोर्स एक्सपायरेशन कर दिया अब वो कितना और ले सकता है, और क्या है ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स इंस्पायरेशन, यानी अब फोर्स इंस्पायरेशन ले लिया अब वो कितना आउट कर सकता है, मतलब फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद कितना इन कर सकता है, फोर्स्ड इंस्पायरेशन के बाद कितना आउट कर सकता है, वो होता है आपके वाइटल कैपेसिटी। और ये तो मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ईआरवी, आईआरवी और टीवी, तीन चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं, टीवी, ईआरवी और आईआरवी। समझ में आ रही है बात? लास्ट चलते जरा फटाफट से टोटल लंग कैपेसिटी पर पहुंच चुके हैं। टोटल लंग कैपेसिटी पर क्या होती है ये? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेट इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स एक्सपायरेशन, यानी फोर्स एक्सपायरेशन, अब हमने फोर्सिबल एक्सपायरेशन ले लिया, अब हमें ये देखना है कि हमारे लंग्स में इस वक्त कितनी ज्यादा अमाउंट है एयर की, ठीक है, इसको बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, जिसमें आपका ईआरवी, आईआरवी, टीवी और जिसको हम साथ में मिला के क्या बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी और रेसिडुअल वॉल्यूम, ये दो चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। रेसिडुअल जैसे कि मैंने आपको बताया हमेशा हमारे लंग्स में रहता है, और ये सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व करके भी हम देखेंगे कि अब लंग्स में जो है वो टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है। समझ मारिए, टोटल से आप लोग क्या समझ रहे हो, यानी सभी टाइप की एक्टिविटीज करके हम देखते हैं कि अब इसके अंदर कितनी है। समझ में आ रही है? बट फोर्सिबल एक्सपायरेशन यहाँ पर हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ईआरवी, आईआरवी, टीवी प्लस आरवी, और उसको बोल सकते हो वाइटल कैपेसिटी, क्योंकि जिसमें तीनों चीजें इन्वॉल्व होती है, प्लस रेसिडुअल कैविटी, रेसिडुअल वॉल्यूम। समझ में आई बात? So finally by this we come to the end of this part 1 वीडियो। पार्ट 2 वीडियो मेरी कल आने वाली है, तो उसे भी प्लीज देख लेना। उसमें हम लोग करीब टॉपिक्स कुछ करेंगे, जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो गया, ये कुछ टॉपिक्स है जो हम उस वीडियो में कवर करेंगे। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हमने इसमें कवर कर दिए हैं। तो होप अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो लाइक दिस वीडियो, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। पार्ट 2 मेरा कल आने वाला है, प्लीज प्लीज उसे भी देख लेना। ये चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और रैप अप करके साइड में रख देना ताकि नेक्स्ट चैप्टर पर मूव ऑन कर सको, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप स्टडीइंग।